नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट तक हमने फटिग के बारे में पढ़ा और फटिग के कुछ स्टेजेस के बारे में पढ़ा। इस पार्ट में हम साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और स्ट्रेन लाइफ साइकिल या कर्व किस तरह से डिफाइन करते हैं ये पढ़ेंगे। तो जब मैं फटिग पढ़ता हूँ तब सबसे पहले चीज़ माइंड पे आएगी कि साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी जब तक हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते थे वहाँ पे हमने स्टैटिक लोड अप्लाई करते थे, साइक्लिक लोड्स कभी अप्लाई नहीं किए। तो हमें पहले सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ इस तरह से समझेंगे, यानी जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहा हूँ तब मैं वाई एक्सिस पे स्ट्रेस प्लॉट करूँगा और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन प्लॉट करूँगा, और मैं कुछ इस तरह से साइकिल दूंगा, यानी इस तरह से स्ट्रेस मेजर करूँगा इस स्ट्रेन के साथ कि ये जो स्ट्रेन है वो साइक्लिक नेचर का स्ट्रेन है। आइए इसको समझते। तो जब जब मैं अगर स्ट्रेन बढ़ा रहा हूँ मेरे मटेरियल का, तो मुझे स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने देखा था कि ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है। तो कुछ पहले मुझे इलास्टिक पार्ट इस तरह से मिलेगा और कुछ इस तरह से प्लास्टिक पार्ट मिलेगा या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। ये जनरली हमें मोनोटोनिक कर्व या मोनोटोनिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी हम देखेंगे कि मैं जब स्ट्रेन को साइक्लिक नेचर में चेंज करता हूँ तो स्ट्रेस किस तरह से चेंज होता है। तो ये हो गया मेरा, यहाँ तक मैं पहुँच गया। अभी ये स्ट्रेन मैं फिक्स कर रहा हूँ मेरे मटेरियल पे, और अभी मैं रिवर्स में जाऊँगा, यानी अभी मैंने ये टेंसाइल स्ट्रेन अप्लाई किया था यहाँ पे, अभी मैं स्ट्रेस को रिवर्स करूँगा या उल्टे डायरेक्शन में जाऊंगा तो कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा। यानी मैंने पॉजिटिव स्ट्रेन अप्लाई किया, अब मैं निगेटिव स्ट्रेन कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन तक आऊंगा, तो किस तरह से ये स्ट्रेस चेंज होगा। तो ये स्ट्रेस कुछ इस तरह से मेरा चेंज होगा। आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे था और ये स्ट्रेन मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में निगेटिव स्ट्रेन अप्लाई किया, तो मुझे जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स मिला है कुछ इस तरह से मिला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखा है कि जब मैंने लोडिंग रिवर्स की तो यहाँ पे पहले स्ट्रेस डिक्रीज हुआ, और इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस जीरो है, तो मेरा स्पेसिमन अनलोड हो गया। अब मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ या रिवर्स लोडिंग कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा। और ये जो जब मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाऊंगा तब इनिशियली आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये लीनियर रहेगा इस लीनियर पार्ट से। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या नेचर कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यील्डिंग में जब अगर मैं इस स्ट्रेन को टेंशन मान के चल रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में यील्डिंग मुझे कुछ इस स्ट्रेस पे मिल रहा है। आप देखेंगे कि जनरली जब मैं रिवर्स करता हूँ स्ट्रेन या रिवर्सर लोडिंग करता हूँ तो यील्डिंग कुछ लोअर स्ट्रेसेस पे मिलेगी। अगर मैं ये टेंशन में अप्लाई करता या कॉम्प्रेशन में कुछ इस तरह से अप्लाई करता तो ये जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो सेम आना चाहिए था, पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने इसको यहाँ पे रिवर्स किया है ये यील्ड स्ट्रेंथ कॉम्प्रेशन में कम आ रहा है। इसको हम कहते हैं बॉशिंजर इफेक्ट। आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग की डायरेक्शनलिटी है ये डिपेंड करेगी किस डायरेक्शन पे मैं लोड कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे इस केस में मुझे टेंशन में ज़्यादा मिल रहा है और यील्ड स्ट्रेंथ कॉम्प्रेशन में मुझे कम मिल रहा है। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं बॉशिंजर इफेक्ट। ये फटिग से रिलेटेड नहीं है, पर ये जो नेचर है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ये समझने में बॉशिंजर इफेक्ट का भी हमें मदद मिलता है। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और यहाँ तक मैंने आ गया निगेटिव स्ट्रेन तक। अभी मैं फिर से पॉजिटिव स्ट्रेन तक जाऊँगा, तो एक साइकिल मेरी कंप्लीट होगी कुछ इस तरह से। मैं फिर से स्ट्रेन यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करूँगा और मुझे कुछ इस तरह से एक लूप मिलेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन लूप। या अभी जैसे मैंने डायरेक्शन मेरी रिवर्स कर दी तो आप देखेंगे कि ये जो पहला पार्ट है ये लीनियर रहेगा इस पार्ट से, और फिर यहाँ पे जाके ये मुझे प्लास्टिक पार्ट मिलेगा और स्ट्रेस स्ट्रेन नेचर कुछ इस तरह से मिलेगा। तो एक हमें एक लूप मिलता है। तो आपको ये लूप मिलेगा, और मैं अगर ये स्ट्रेन साइकिल्स इस तरह से ही कंटिन्यू करूँगा तो एक
लूप मुझे ये कंटिन्यूस लूप इस तरह से मिलते रहेगा। और इसमें कुछ अजम्पशंस हम कंसिडर कर रहे हैं। ये एक आइडियल लूप जब मुझे मिलता है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि टेंशन कॉम्प्रेशन में एक सिमेट्री मेंटेन हो रही है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर की, तो इसीलिए मुझे ये कुछ इस तरह से मिल रहा है। हम आगे भी चलेंगे कि ये लूप किस तरह से चेंज होता है जब मेरे हार्डनिंग बिहेवियर, मटेरियल का हार्डनिंग बिहेवियर चेंज होता है। तो ये एक लूप मुझे मिला है। तो अभी हम कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेस एक्सिस है और इस स्ट्रेस एक्सिस पे मैंने यहाँ पे 2 लाइंस मार्क कर लिए, और ये जो स्ट्रेस है ये मैक्सिमम स्ट्रेस है मेरा, और ये मटेरियल एक्सपीरियंस करेगा मिनिमम स्ट्रेस। तो इसको हम लिख लेते हैं सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन। और हमें पता है कि सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन का डिफरेंस डेल्टा सिग्मा हम लिखते हैं जब मैं साइक्लिक स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ या साइक्लिक नेचर ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। तो ये डेल्टा सिग्मा, इसको सिग्मा रेंज भी हमने कहा था। ये डिफरेंस है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन का। अभी हमने देखा है कि यहाँ पे मैंने कुछ 2 लाइंस और ड्रॉ कर दी। ये बता रही है मेरी स्ट्रेन रेंज। आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस पॉइंट से इस स्ट्रेन तक पॉजिटिव स्ट्रेन अप्लाई किया है और यहाँ से मैंने नेगेटिव स्ट्रेन अप्लाई किया है। तो मैं यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ स्ट्रेस की तरह, एक एप्सिलॉन मैक्स और एक एप्सिलॉन मिन। अभी मैं स्ट्रेन रेंज भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, डेल्टा एप्सिलॉन, ये मेरी स्ट्रेन रेंज हो गई। अभी हम देखेंगे कि अगर मुझे इस स्ट्रेन रेंज में, अब मैंने कहा था यहाँ पे एक लीनियर पार्ट है, एक प्लास्टिक पार्ट है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि इस स्ट्रेन रेंज में कितना परसेंट इलास्टिक पार्ट है और कितना परसेंट प्लास्टिक स्ट्रेन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम सिंपल एक हमने मेथोडोलॉजी कंसिडर की थी कि जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करके सीधे यहाँ पे इस लाइन पे जब इंटरसेक्ट होगा, वो जो रिम स्ट्रेन रहेगा वो मेरा इलास्टिक स्ट्रेन रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मेरे पास डेल्टा सिग्मा है और मुझे यंग्स मॉडुलस पता है, तो मैं स्ट्रेन निकाल सकता हूँ कि इलास्टिक स्ट्रेन पार्ट क्या हो सकता है, वो निकाल सकता हूँ। वही मेथोडोलॉजी हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे सीधे, और ये एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये जो पार्ट है यहाँ पे। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, अगर मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से रहता, अगर इस तरह से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डेल्टा सिग्मा है ये पूरा, और इसके अकॉर्डिंग कितना इलास्टिक स्ट्रेन मटेरियल में हो सकता है। तो हम देखेंगे कि इस मेथोडोलॉजी से मुझे पता चल सकता है कि ये जो अमाउंट है ये मेरा इलास्टिक स्ट्रेन पार्ट है। तो रिमेनिंग पार्ट अगर हम डेल्टा एप्सिलॉन अगर कंसिडर करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो मेरा डेल्टा एप्सिलॉन पी होगा, जो कि प्लास्टिक पार्ट होगा। ये होगी प्लास्टिक स्ट्रेन रेंज, और इसको मैं कहूँगा इलास्टिक स्ट्रेन रेंज, क्योंकि ये मेरी टोटल स्ट्रेन रेंज है। अभी हम देखते हैं कि अगर मेरे पास डेल्टा सिग्मा है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक है, तो इसलिए मैं इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लूँगा, एप्सिलॉन एम और सिग्मा एम। ये मीन स्ट्रेस या मीन स्ट्रेन की बात यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो अगर इस पॉइंट को मैं एप्सिलॉन मीन यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे एप्सिलॉन मीन यानी ये एप्सिलॉन मीन है, मिनिमम नहीं है, और सिग्मा एम ये भी सिग्मा मीन है। तो ये पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, तो इस पॉइंट के हिसाब से मैं देख पाऊंगा कि ये जो पार्ट है ये हो जाएगा डेल्टा सिग्मा बाय 2, ये भी पार्ट डेल्टा सिग्मा बाय 2। अभी डेल्टा सिग्मा बाय 2 अगर मैं देखूंगा, ये सिग्मा मीन से सिग्मा मैक्स, ये क्या होगा मेरा, ये मेरा होगा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। तो ये भी एक स्ट्रेस एम्पलीट्यूड होगा। उसी तरह से मैं ये पॉइंट को लिख सकता हूँ, स्ट्रेन के बारे में भी लिख सकता हूँ। ये जो पार्ट होगा ये होगा डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन 2, और ये जो डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन 2 होगा ये होगा मेरा स्ट्रेन एम्पलीट्यूड। तो हम इस एनालॉजी से ये पार्ट भी लिख सकते हैं स्ट्रेन के बारे में। तो ये हो गई मेरी साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे आप देख रहेंगे कि मेरा साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं।
और ये जो हिस्टेरेसिस लूप मिला है इसको मैं कहता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन हिस्टेरेसिस लूप। और ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट होती है उस एप्लीकेशंस में जहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे डिस्प्लेसमेंट्स फिक्स्ड है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेन मटेरियल जो साइक्लिक स्ट्रेन जा रहा है वो एप्सिलॉन मैक्स से एप्सिलॉन मीन तक जा रहा है। इनिशियली हमने अभी तक पढ़ा था कि स्ट्रेस फ्लक्चुएट हो रहा था एक मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि एप्सिलॉन मैक्स से एप्सिलॉन मीन तक जा रहे हैं और हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो ये मिलता है हमें जब डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड हो। और वैसी कंडीशन कब आती है? जब मेरे पास थर्मल साइक्लिंग हो मटेरियल्स की, या आप देखेंगे कि जब मेरे मटेरियल में कुछ क्रैक्स है या नॉचेस प्रेजेंट है और उसके आगे कुछ प्लास्टिक रीजन है, वो प्लास्टिक रीजन हमेशा एक स्ट्रेन कंट्रोल्ड कंडीशन एक्सपीरियंस करेगा। तो इस कंडीशंस में हमें स्ट्रेन कंट्रोल्ड साइक्लिक लोडिंग मिलती है। तो ये हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, और इसके हम अभी यूटिलिटी देखते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जो कि हम आगे चल के इस पार्ट में भी इस्तेमाल करेंगे, कि एक वन साइकिल फटिक की एक वन साइकिल में दो स्ट्रेन रिवर्सल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रेन रिवर्सल हो गया और एक दूसरा स्ट्रेन रिवर्सल हो गया। तो एक स्ट्रेन साइकिल में, ये पूरे एक स्ट्रेन साइकिल में मेरे पास दो स्ट्रेन रिवर्सल मिलते हैं। अभी हम देखते हैं कि जब मैं कुछ स्ट्रेन इस तरह से चेंज करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेन साइकिल है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव स्ट्रेन अप्लाई कर रहा हूँ, नेगेटिव स्ट्रेन अप्लाई कर रहा हूँ, और मेरी ये स्ट्रेन साइकिल कुछ इस तरह से समय के साथ चेंज हो रही है। तो अभी हम देखते हैं कि मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है। तो मटेरियल, उसके लिए हम फिर से स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन प्लॉट करेंगे। मैंने एक एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, साइक्लिक हार्डनिंग और साइक्लिक सॉफ्टनिंग। यानी जैसे जैसे मैं स्ट्रेन बढ़ा रहा हूँ या स्ट्रेन साइकिल दे रहा हूँ मटेरियल का, वैसे वैसे मेरा मटेरियल हार्डन हो रहा है। उस मटेरियल को मैं साइक्लिक हार्डनिंग मटेरियल कहता हूँ। और अगर स्ट्रेस घट रहा है तो मैं उसको साइक्लिक सॉफ्टनिंग कहता हूँ। तो आइए इसको समझते हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि मैं यहाँ से शुरू किया, मैं स्ट्रेन साइकिल दिया, यहाँ पे मैं आया, फिर यहाँ से आप देखेंगे कि मेरी स्ट्रेस बढ़ रही है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी तीसरे साइकिल में, चौथे साइकिल में कुछ इस तरह से मेरी स्ट्रेस बढ़ रही है। इस केस में आप देखेंगे मैंने यहाँ से शुरुआत की है, और जब मैं जैसे जैसे साइकिल करता हूँ तो ये स्ट्रेस घट रहा है पर साइकिल के साथ। जैसे जैसे मेरी साइकिल बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो स्ट्रेस है वो घट रहा है। तो अगर मैं ये स्ट्रेन एम्पलीट्यूड फिक्स कर दूं यहाँ पे, या स्ट्रेन रेंज फिक्स कर दूं इन दोनों केस में, तो हम ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अगर ये मेरा पहला पॉइंट है तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेस इस तरह से मिला है। दूसरे पॉइंट पे जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो स्ट्रेस मुझे कुछ इस तरह से मिला है। तीसरे पॉइंट पे स्ट्रेस इस तरह से, चौथे पॉइंट पे यहाँ पे, और पांचवें पॉइंट पे यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि इस साइकिल के साथ मेरा स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है, दो जो स्ट्रेन एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, या स्ट्रेन रेंज जो है वो कांस्टेंट है। इस केस में हम देखते हैं सॉफ्टिंग के केस में, आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेस है इस साइकिल के साथ ये घट रहा है कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट था, ये सेकंड पॉइंट, फिर ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। तो इस साइकिल के साथ ये कुछ इस तरह से घट रहा है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मेरी साइकिल इस तरह से बढ़ रही है। आप देख पा रहे होंगे कि आप इसकी लोकेशंस देखिए इस बॉल की, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा स्ट्रेस इसमें बढ़ रहा है, इस केस में घट रहा है। तो जहाँ पे स्ट्रेस घट रहा है उसको मैं कहता हूँ साइक्लिक सॉफ्टनिंग, और जहाँ पे स्ट्रेस बढ़ रहा है उसको मैं कहता हूँ साइक्लिक हार्डनिंग। तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ या दिखा सकता हूँ, जैसे स्ट्रेस और टाइम मैं प्लॉट करूंगा इस साइकिल के अनुसार। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेस है इस साइकिल के साथ बढ़ रहा है कुछ इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है साइकिल के साथ, इसलिए इसको साइक्लिक हार्डनिंग कहते हैं। यहाँ पे घट रही है, इसको हम साइक्लिक सॉफ्टनिंग कहते हैं। तो कुछ समय के बाद जैसे मैं नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाऊंगा, यहाँ पे 5 साइकिल्स तक हमने दिखाया, जैसे नंबर ऑफ साइकिल्स जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये वैल्यू सैचुरेट हो जाएगी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ये मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल यानी सॉफ्टनिंग के केस में भी या हार्डनिंग के केस में भी, ये वैल्यू एक लेवल पे जाके सैचुरेट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ, जैसे ये वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, यानी ये जो डिफरेंस है ये सैचुरेट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम
साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालूंगा, हमने मोनोटोनिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकाला है। जैसे ये स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, जैसे जैसे मैं स्ट्रेन बढ़ा रहा हूँ तो मेरा मोनोटोनिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से मुझे बिहेवियर देता है। जैसे स्ट्रेन बढ़ रही है तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस उस हिसाब से बढ़ता है। बट साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्ट्रेन रेंज के लिए या स्ट्रेन एम्पलीट्यूड के लिए हम ये हिस्टेरेसिस लूप निकालते हैं कुछ इस तरह से। ये मेरा स्ट्रेन रेंज हो गया और इस रेंज के लिए या स्ट्रेन एम्पलीट्यूड हो गया, इस एम्पलीट्यूड के लिए मैं एक हिस्टेरेसिस लूप निकाला। उसके बाद मैंने स्ट्रेन रेंज या स्ट्रेन एम्पलीट्यूड बढ़ाया है तो मुझे ये कुछ इस तरह से हिस्टेरेसिस लूप मिला। तो और स्ट्रेन एम्पलीट्यूड बढ़ाया तो आप देखेंगे कि मुझे इस तरह से एक हिस्टेरेसिस लूप मिला। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं स्ट्रेन रेंज या स्ट्रेन एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूँ तो वैसे वैसे हिस्टेरेसिस लूप बढ़ रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर मुझे साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंस्ट्रक्ट करना है तो हम ये जो सैचुरेटेड पॉइंट्स है यहाँ पे, ये मेरे सैचुरेटेड कर्व्स है, ये वैल्यूज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक सैचुरेटेड पॉइंट है स्ट्रेस का, ये एक सैचुरेटेड पॉइंट है स्ट्रेस का, इसको हम कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। ये पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए और इसको मैं कनेक्ट करूंगा और मुझे एक साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पे मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फटीग जब एप्लीकेशन हम करते हैं तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम इस्तेमाल करते हैं, ना कि मोनोटोनिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर मान लीजिए कि अगर मटेरियल में एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं पहुंचता है तो हम एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं और उस पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके ये साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालते हैं। तो ये हो गया मेरा सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग बिहेवियर साइकिल्स के साथ। अब हम जानते हैं कि कुछ इक्वेशंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेगी फटीग लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये हमने देखा था कि मेरे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन हिस्टेरेसिस लूप मिलता है, ये एक साइकिल के लिए हमने दिखा है यहाँ पे। और इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि ये जो डेल्टा एप्सिलॉन है ये कंप्राइजेस है दो पार्ट का, एक इलास्टिक पार्ट और एक प्लास्टिक पार्ट। तो मैं कुछ इस तरह से इनको लिख सकता हूँ मैथमेटिकली। और अभी मैं इसको अगर स्ट्रेन एम्पलीट्यूड में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि स्ट्रेन एम्पलीट्यूड ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमारे फटीग लाइफ को डिटरमाइन करता है या ये मेजर करने में आसानी देता है। तो इसको मैं स्ट्रेन एम्पलीट्यूड में जब कन्वर्ट करूँगा तो इसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि स्ट्रेन एम्पलीट्यूड ये क्या है, डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन 2। सिमिलरली हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड को भी जब देखते हैं तो डेल्टा सिग्मा अपॉन 2 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेन एम्पलीट्यूड को कंसिडर करूँगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक इलास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड आएगा और एक प्लास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड आएगा। अभी हम मोनोटोनिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे। ये रिलेशन हमने देखा था सिग्मा इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। यहाँ पे एन जब हमने इंट्रोड्यूस किया था ये मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट था। तो अभी हम देखेंगे सिमिलर अप्रोच और सेम एनालॉजी से हम साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो हम लिख सकते हैं ये डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू के डैश डेल्टा एप्सिलॉन पी टू द पावर एन डैश। तो ये जो एन डैश है ये मेरा साइक्लिक स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। ये मोनोटोनिक स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट था, ये मेरा साइक्लिक स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है। और ये जो के डैश है ये साइक्लिक स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिमिलरिटी इन दोनों की कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी सिग्मा है, ये सिग्मा का टर्म है, ये एक स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट है, यहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट था, बट ये मोनोटोनिक स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट होगा, ये साइक्लिक स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट होगा। और ये जो स्ट्रेंथ था ये प्लास्टिक स्ट्रेंथ था और ये भी है, ये प्लास्टिक पार्ट है, मेरे साइक्लिक लोडिंग की बात कर रहा हूँ। और ये भी एक एक्सपोनेंट है इस स्ट्रेन का, प्लास्टिक स्ट्रेन का। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। और हमने ये जो पार्ट निकाला है इस स्ट्रेन को भी, इलास्टिक स्ट्रेन को मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा। पहले जान लेते हैं कि ये जो एन डैश है ये 0.1 to 0.2 फॉर मेटल्स के लिए वेरी होता है। अभी मैं इस स्ट्रेन एम्पलीट्यूड को कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा, यानी इलास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड को मैं जैसे ये डेल्टा
एप्सिलॉन ई है, इसको मैं डेल्टा सिग्मा अपॉन 2e लिख सकता हूँ। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है डेल्टा एप्सिलॉन टू द पावर ई, इसको मैं डेल्टा सिग्मा अपॉन ई लिख सकता हूँ अगर मुझे यंग्स मॉडुलस मटेरियल का पता है तो ये पार्ट यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, और ये जो प्लास्टिक पार्ट है ये इक्वेशन से मैंने इसमें यहाँ पे लिख लिया है। तो ये हो गया मेरा टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड, जो कि इलास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड है और एक प्लास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड का पार्ट है। इसको हम रिविजिट करेंगे जस्ट 2-3 स्लाइड्स के बाद, और कंसिडर करेंगे जब मैं स्ट्रेन लाइफ लिखूंगा मेरे मटेरियल के लिए। तो फॉर मोनोटोनिक मटेरियल, तो जब हम मोनोटोनिक स्ट्रेस स्ट्रेन करते हैं उससे भी हमें कुछ आइडिया मिल जाता है कि मटेरियल साइक्लिक हार्डनिंग है या साइक्लिक सॉफ्टनिंग है। तो एक इंपेरिकल रिलेशंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे n की वैल्यू यानी मोनोटोनिक स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो वो मटेरियल साइक्लिक हार्डनिंग बिहेवियर दिखाता है, और जनरली अगर n की वैल्यू लेस देन 0.5 है वो साइक्लिक सॉफ्टनिंग दिखाता है। कुछ और पैरामीटर्स आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे रेशो कंसिडर कर सकते हैं यूटीएस का, मटेरियल के यूटीएस का रेशो उसके यील्ड स्ट्रेंथ के साथ, और वो ग्रेटर देन 1.4 है तो वो साइक्लिक हार्डनिंग देता है, और अगर वो लेस देन 1.2 है वो साइक्लिक सॉफ्टनिंग देता है। इन दोनों के बीच में अगर वैल्यूज है तो मटेरियल को आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि वो साइक्लिक हार्डनिंग या सॉफ्टनिंग देता है। ये इंपेरिकल रिलेशंस है, अगर आपको साइक्लिक स्ट्रेन कर्व निकालना है तो आपको प्रैक्टिकली निकाल के देखना पड़ेगा। ये जस्ट एक इंपेरिकल रिलेशंस है मेरे मोनोटोनिक वैल्यूज से। तो ये हो गया साइक्लिक हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग। अभी आगे बढ़ते और हमारी फटीग लाइक रिलेशंस को हम अभी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक साइकिल एसन कर्व यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है। यहाँ पे स्ट्रेस है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे साइकिल्स है। तो यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट या इसको हमने लिखा था लो साइकिल फटीग और हाई साइकिल फटीग, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे मटेरियल इस साइकिल के बाद या इस स्ट्रेस के नीचे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स इंड्योर कर सकती है, उसको हमने लिखा था इंड्योरेंस लिमिट। ये हमने इनिशियल क्लासेस में जब फटीग हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था। तो हमने कुछ डिस्टिंग्विश किए थे, जैसे n की वैल्यू अगर नंबर ऑफ साइकिल्स 10 टू द पावर 4 है उसके नीचे है तो उसको मैं कहता हूँ लो साइकिल फटीग। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि n की वैल्यू 10 टू द पावर 5 भी लिखी रहती है, या कुछ बुक्स में 10 टू द पावर 3 लिखी रहती है, या 10 टू द पावर 5 तक। तो ये टिपिकल रेंज है। मैं 10 टू द पावर 4 यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। अगर 10 टू द पावर 4 के नीचे है तो इसको हम कहते हैं लो साइकिल फटीग। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हायर स्ट्रेसेस डोमिनेट करते हैं। अगर मैं लो साइकिल फटीग रिजिम में हूँ, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो स्ट्रेसेस है ये मटेरियल एक्सपीरियंस कर रहा है, ये हाई स्ट्रेसेस है एज कम्पेयर टू हाई साइकिल फटीग में। आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेसेस है ये लोअर स्ट्रेसेस है। तो आप देखेंगे कि अगर हायर स्ट्रेसेस है तो मटेरियल में प्लास्टिक स्ट्रेन डोमिनेट करता है, अगर लोअर स्ट्रेसेस है तो मटेरियल में इलास्टिक स्ट्रेन डोमिनेट करता है। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो अगर मुझे मटेरियल की लाइफ के बारे में कुछ आइडिया देखनी है तो मुझे इस मटेरियल में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकरिंग है उसको ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ मेथोडोलॉजी देखते हैं। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है मटेरियल में तो मैं प्रेफरेंस दूंगा स्ट्रेन वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल्स के डायग्राम को। अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन डोमिनेट करता है तब हम स्ट्रेस एसन डायग्राम या स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल्स डायग्राम को प्रेफरेंस देंगे। तो ये यहाँ पे मैंने एसन डायग्राम यहाँ पे दिखाई है। अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रेन वर्सेस एन डायग्राम इसको हम कंसिडर करेंगे, इसको हम प्लॉट करेंगे कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो जब हमने स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल्स की डायग्राम जब देखी थी तब हमने इसका एक इंपेरिकल रिलेशन कंसिडर किया था। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको मैंने जब कंसिडर किया था इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बास्किंग इक्वेशन के साथ। और बास्किंग इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखा था, n ये मेरा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है टू द पावर p इज इक्वल टू c। अभी मैं इस बास्किंग इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिफॉर्मुलेट कर सकता हूँ और मैं ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इस पावर को ऐसे कंसिडर किया, तो मुझे c टू द पावर 1/p n टू द पावर माइनस 1/p इस इक्वेशन को जस्ट रिफॉर्मुलेट हमने किया है। अभी इसको मैं कुछ इस तरह से फिर से लिख सकता हूँ। ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है और ये c टू द पावर 1/p को मैं एक सिग्मा f डैश लिख सकता हूँ, और ये जो n है इसको मैं 2nf लिख रहा हूँ, और ये जो -1/p है इसको मैं b कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा f डैश है ये मेरा फटिग स्ट्रेंथ कोएफिशिएंट है, और ये जो 2nf यहाँ पे हमने कंसिडर किया ये नंबर ऑफ लोड रिवर्सल्स टू फेल्यूर है। यानी हमने यहाँ पे कंसिडर किया था अगर मेरे पास कुछ साइकिल है कुछ इस तरह से, तो एक साइकिल है, तो एक साइकिल में मेरे 2 रिवर्सल्स होंगे, स्ट्रेस रिवर्सल्स या स्ट्रेन रिवर्सल्स होंगे। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ साइकिल्स है या n नंबर ऑफ साइकिल्स मटेरियल सस्टेन कर रहा है, तो वहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ट्वाइस n मेरे लोड रिवर्सल्स या स्ट्रेन रिवर्सल्स टू फेलियर में यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको ट्वाइस nf लिखा है। तो अभी ये जो b है ये मेरा फटिग स्ट्रेंथ एक्सपोनेंट है। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने -1/p को लिखा है, इसको मैंने पॉजिटिव कन्वर्ट किया है, तो इसकी जो b की वैल्यू है वो निगेटिव होगी, और वैल्यूज है टिपिकली -0.05 टू 0.12 -0.12। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को किसी किसी किताब में कुछ इस तरह से भी लिखा रहता है, सिग्मा a सिग्मा f डैश ट्वाइस nf टू द पावर माइनस, इसको मैं x कंसिडर करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये x की वैल्यू यहाँ पे फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको समझना है कि ये इक्वेशन किस तरह से आया है। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, सिग्मा a इज इक्वल टू सिग्मा f डैश मल्टीप्लाइड बाय 2nf जो लोड रिवर्सल्स नंबर ऑफ लोड रिवर्सल्स है टू द पावर b। अभी ये इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, तो मान लेते अगर कंप्लीट इलास्टिक स्ट्रेन है मेरे पास, क्योंकि हमने हाई साइकिल फटिग पे कंसिडर किया था, बास्किंग इक्वेशन भी हम हाई साइकिल फटिग पे कंसिडर कर रहे थे। अगर पूरा इलास्टिक स्ट्रेन है तो मैं इलास्टिक स्ट्रेन के लिए कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये सिग्मा a इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा अपॉन 2, ये मेरा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, ये हमने देखा था साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। इसको मैं इस डेल्टा सिग्मा को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, डेल्टा एप्सिलॉन ई यानी इलास्टिक स्ट्रेन पार्ट और मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस। तो डेल्टा सिग्मा को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अभी ये जो पार्ट है डेल्टा एप्सिलॉन ई बाय 2, ये क्या होगा, ये स्ट्रेन एम्पलीट्यूड होगा, और इस स्ट्रेन एम्पलीट्यूड को मैं इस इक्वेशन से कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, सिग्मा ए अपॉन ई स्ट्रेस एम्पलीट्यूड अपॉन ई, और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैं कुछ इस तरह से इस इक्वेशन से यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे ये आइडेंटिटी मिलेगी, और मैं कुछ टर्म्स रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास एक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड आएगा, इलास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड आएगा कुछ इस तरह से, और ये जो इलास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड है ये कंट्रीब्यूट करेगा मेरे हाई साइकिल फटिग में। उसी तरह से हम अभी देखते हैं कि प्लास्टिक स्ट्रेन कहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो हमने कंसिडर किया था कि लो साइकिल फटिग में प्लास्टिक स्ट्रेन कंट्रीब्यूट करता है, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा एप्सिलॉन p बाय 2, और सेम एनोलॉजी मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा और इस इक्वेशन को लिखूँगा। तो मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड है, इसको ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ एप्सिलॉन f डैश, यहाँ पे 2nf ये नंबर ऑफ स्ट्रेन रिवर्सल्स है टू द पावर c, और ये जो c की वैल्यू भी है ये भी मेरी निगेटिव होगी, जैसे b की वैल्यू निगेटिव है वैसे भी c की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है। आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है, ये मेरा जो पार्ट है ये नथिंग बट मेरा स्ट्रेन पार्ट है, क्योंकि इसको हम कंसिडर करेंगे इसका यूनिट डायमेंशनलेस होगा, और ये जो आइडेंटिटी है ये मुझे स्ट्रेन वैल्यू देगी। इसलिए यहाँ पे हमने एक फटिग डक्टिलिटी कोएफिशिएंट ये इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है, और यहाँ पे ये जो C है ये फटिग डक्टिलिटी एक्सपोनेंट है, और
ये जो एप्सिलॉन ए ई है ये इलास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड है और ये प्लास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड है। तो हमारे पास दोनों स्ट्रेन एम्पलीट्यूड्स यहाँ पे हमें मिल गए हैं और हमने देखा है ये जो इक्वेशन है इसको कॉफिन मैनसन रिलेशन भी कहते हैं और ये जो प्लास्टिक स्ट्रेन है ये कंट्रीब्यूट करेगा मेरे लो साइकिल फटीग में। तो आप देखेंगे कि अच्छा रिलेशन यहाँ पे ये रिलेशन फॉलो होता है मोस्टली स्टील्स के लिए, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए, और इसका जो स्लोप है ये हमें सी की वैल्यू देगा। तो ये हो गया प्लास्टिक स्ट्रेन रेंज वर्सेस साइकिल्स टू फेलियर और एक नीट लीनियर रिलेशन यहाँ पे हमें मिल रहा है जब हम लॉग लॉग स्केल्स प्लॉट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास दो स्ट्रेन एम्पलीट्यूड्स आ गए हैं, अभी हम टोटल स्ट्रेन निकालेंगे कुछ इस तरह से। अगर मुझे टोटल स्ट्रेन निकालना है, इसको मैं कहूँगा स्ट्रेन लाइफ कर्व, तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, कॉफिन मैनसन इक्वेशन और बास्किन इक्वेशन। ये हमने देखा था जब हमने साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, तो हमने टोटल स्ट्रेन को कुछ इस तरह से लिखा था। आप अगर पीछे जाके देखेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। तो इस आइडेंटिटी के बेसिस पे मैं एक टोटल स्ट्रेन इक्वेशन लिख सकता हूँ या टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। उसको मैं लिखूंगा स्ट्रेन एम्पलीट्यूड, वो होगा डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन 2। इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मेरा टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड हो गया। और ये हो गया रिवर्सल्स टू फेलियर से 2NF, और ये दोनों लॉग लॉग स्केल में। तो अगर मैं टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे ET लिखा है, ये नथिंग बट एप्सिलॉन ए भी कंसिडर कर सकते हो, ये होगा इलास्टिक पार्ट और ये होगा प्लास्टिक पार्ट। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो कुछ इस तरह से हमें रिलेशन मिलेगा। अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से ये टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड मुझे मिलेगा, ये टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड मिलेगा। अभी हमें अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस निकालने प्लास्टिक स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन के, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से। तो मुझे ये जो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा ये मुझे मिलेगा प्लास्टिक स्ट्रेन का कंट्रीब्यूशन मेरे स्ट्रेन एम्पलीट्यूड में। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो स्लोप है, ये स्लोप की वैल्यू C मिलेगी मुझे। अगर ये प्लास्टिक स्ट्रेन पार्ट में कंसिडर कर रहा हूँ तो इस स्लोप की वैल्यू मुझे C मिलेगी। और आप देखेंगे कि ये निगेटिव स्लोप है तो C की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव रहेगी। और आप देखेंगे कि ये जो इंटरसेप्ट है ये मेरा EF डैश है, तो ये इंटरसेप्ट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम इलास्टिक स्ट्रेन का कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे इलास्टिक स्ट्रेन का कंट्रीब्यूशन निकलेगा। अगर इसका स्लोप हम देखेंगे तो इसका स्लोप आएगा B, और ये भी वैल्यू B की वैल्यू भी निगेटिव रहेगी। और यहाँ पे अगर हम इंटरसेप्ट देखेंगे तो इंटरसेप्ट मुझे सिग्मा F डैश अपॉन E मिलेगा। अभी आप देखेंगे कि ये प्लास्टिक स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन जब मैंने लाइंस ड्रॉ की है तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मुझे एक पॉइंट देगी। इस पॉइंट को इस इंटरसेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल्स, ये मुझे बताएगी कि ट्रांजिशन लाइफ क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने प्लास्टिक स्ट्रेन का कंट्रीब्यूशन निकाला है और मैंने इलास्टिक स्ट्रेन का कंट्रीब्यूशन निकाला है मेरे टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड में। तो मैं एक क्लियरली बता पाऊंगा कि प्लास्टिक स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन कब डोमिनेट कर सकता है। तो ये ट्रांजिशन लाइफ, ये जो ट्रांजिशन पॉइंट है, इसको मैं कहूँगा ट्रांजिशन लाइफ। और इस ट्रांजिशन लाइफ के द्वारा मैं मटेरियल की लाइफ साइकिल या फटीग साइकिल को भी डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे ये लो साइकिल फटीग हो गई और ये हाई साइकिल फटीग हो गई। आप देख पा रहे होंगे कि लो साइकिल फटीग में मेरा प्लास्टिक स्ट्रेन यहाँ पे आप डोमिनेट कर रहा है इलास्टिक स्ट्रेन के ऊपर। अगर हाई साइकिल फटीग में आप देखेंगे तो यहाँ पे इलास्टिक स्ट्रेन डोमिनेट कर रहा है मेरे प्लास्टिक स्ट्रेन के ऊपर। तो ट्रांजिशन लाइफ हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएगी, तो उससे हम एक ट्रांजिशन लाइफ निकाल सकते हैं ट्वाइस NT। इसको इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये ट्रांजिशन लाइफ इस तरह से मिलेगी। और ये है क्लियर डिलिनेशन, यानी क्लियरली डिमार्केट कर सकता हूँ कि कब मेरी लो साइकिल फटीग से हाई साइकिल फटीग में ट्रांजिशन होगी, किस साइकिल्स पे या किस रिवर्सल पे। तो ये हो गई मेरी टोटल स्ट्रेन लाइफ कर्व किसी भी मटेरियल के लिए।
और इस तरह से मैं इलास्टिक स्ट्रेन और प्लास्टिक स्ट्रेन के कंट्रीब्यूशन से एक टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूँ और उस टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड से मैं मटेरियल की पूरी लाइफ थ्रू आउट इट्स रिवर्सल साइकिल मार्क कर सकता हूँ। तो ये एक एडवांटेज है मेरे, जब मैं स्ट्रेन को इस्तेमाल करके फटिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इस पार्ट में हमने 2-3 चीज़ें देखी, जैसे कि हमने साइक्लिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा, हमने उसकी तुलना की कि वो मोनोटोनिक स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व के साथ कैसे अलग है, और हमने साइक्लिक हार्डनिंग और साइक्लिक सॉफ्टनिंग के बारे में बात की, और हमने फिर इलास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड और प्लास्टिक स्ट्रेन एम्पलीट्यूड इन दोनों को मिला के एक टोटल स्ट्रेन एम्पलीट्यूड और एक इक्वेशन लिखा है। उस इक्वेशन के द्वारा हमने मटेरियल की स्ट्रेन लाइफ साइकिल और स्ट्रेन लाइफ कर्व यहाँ पे हमने पढ़ाई की, और इस स्ट्रेन लाइफ कर्व के द्वारा मैं मटेरियल की लो साइकिल फटीग और हाई साइकिल फटीग किस साइकिल पे चेंज हो सकती है, ये हमने देखा। तो अभी के लिए यहाँ पे ही रुकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम फटीग के बारे में और पढ़ेंगे, और फटीग किस तरह से फटीग रेजिस्टेंस मटेरियल का इंप्रूव हो सकता है ये भी पढ़ेंगे। अभी के लिए रुकता हूँ, धन्यवाद।